is to provide discipline, is to provide discipline and public notice to the transactions. Registration also provides a safety to the documents if it is lost or destroyed. It gives solemnity. solemnity पता है? solemn होता है solemnity. solemn क्या होता है? to solemn. solemn का मतलब होता है to give sanctity to something. yes or no? किसी चीज को sanctity देना is solemnity or solemnize. that means खुद को उससे bound करना, उसको sanctity, उसको एक legal enforcement देना. all right, so क्या लिखा last? it gives solemnity to the document with legal recognition. with legal recognition. It makes the document authentic. It makes the document authentic and genuine and thus reduces litigation to a certain extent. to a certain extent. क्लियर है ये? ऑल राइट, सो दैट इज बेसिकली हमने इसका एक ओवरव्यू देखा जिसमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द नेचर, द इंपॉर्टेंस और पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, नेक्स्ट अब मैंने आपको बोला था हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हम लॉन्ग टाइटल प्रियम्बल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 1 में देखो शॉर्ट टाइटल हमें पता है इसका नाम, इसके नाम से रिलेटेड भी वो इंडियन वाला एस्पेक्ट मैंने आपको समझा दिया. सेकंड हमने देखा इसमें कमेंसमेंट डेट, जब हम इनैक्टमेंट देख रहे थे तब एनफोर्समेंट की डेट को भी हमने इंटरलिंक किया था. लेकिन इसका क्लॉज 2 रह गया है, क्लॉज 2 विच डील्स विद द एक्सटेंट. अब देखो यहां पे बोला इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. दैट इज नॉर्मल, ये तो हर जगह लिखा होता है. बट इसी का अगर आप प्रोवाइजो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ याद आएगा पुरानी क्लासेस में से. क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे एक्सक्लूड एनी डिस्ट्रिक्ट्स और ट्रैक्ट. ट्रैक्ट का मतलब होता है पोर्शन. ऑल राइट, एनी डिस्ट्रिक्ट और पोर्शन ऑफ द कंट्री फ्रॉम इट्स ऑपरेशन. दैट मीन्स क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग जनरल रूल इज इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. बट प्रोवाइजो भी दिया गया है जनरली ये सब पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपनी स्टेट को या अपनी स्टेट की किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी पोर्शन को इस लॉ के एप्लीकेशन से एक्सक्लूड कर सकते हैं. यही बोला गया है यहां पे. दैट मीन्स यहां पे मे वर्ड यूज हुआ है. दिस इज एन इनेबलिंग प्रोविजन. इनेबलिंग प्रोविजन है.
इनेबलिंग का मतलब क्या होता है? एम्पावरिंग। हमने यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि अगर वो चाहे तो अपनी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के किसी भी पोर्शन से इस लॉ का एप्लीकेशन एक्सक्लूड कर सकते हैं। और एक्सक्लूड करेंगे मतलब अपने उस डिस्ट्रिक्ट के लिए डिफरेंट रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन बनाएंगे। यस और नो? इट इज ऑल्सो अ स्टेट मैटर। उसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट जनरल लॉ रजिस्ट्रेशन एक्ट को अपने डिस्ट्रिक्ट से रिमूव कर देते हैं तो उसके लिए दे कैन मेक स्पेसिफिक एक्सक्लूसिव रूल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर दैट डिस्ट्रिक्ट। वो पावर हमने यहां पे स्टेट गवर्नमेंट को दी है। क्या कुछ याद आया इससे? टीपीए में क्या था? स्टेट गवर्नमेंट को वहां भी पावर दी गई थी और सेक्शन 1 में ही दी गई थी। जैसे जब हम टीपीए पढ़ते हैं तो टीपीए में नहीं बोला गया है इट शैल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। वहां पे क्या बोला गया है? एट द फर्स्ट इंस्टेंस टीपीए सिर्फ पार्ट बी स्टेट्स पे अप्लाई होता है एंड दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन बाद में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको अप्लाई कर सकती है, बोला गया है। उसी के साथ अगर आपको याद हो टीपीए में सेक्शन 1 में ही एक और प्रोवाइजो था जिसमें बोला गया था कि टीपीए उन जगहों पे अप्लाई नहीं होगा जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 1 की पावर को यूज करके रजिस्ट्रेशन एक्ट को एक्सक्लूड किया था। पढ़ा था हमने, याद है? जब मैं टीपीए पढ़ा रही थी, जिन्होंने भी पढ़ा है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो उनके लिए भी टीपीए में जब आप सेक्शन 1 पढ़ते हो तो टीपीए के सेक्शन 1 में क्या बोला गया है कि जनरली टीपीए इन पे अप्लाई होगा, इन पे अप्लाई नहीं होगा। बट टीपीए में भी इसी तरीके से प्रोवाइजो में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो अपने स्टेट्स पे टीपीए को अप्लाई कर भी सकते हैं और जहां अप्लाई हो रहा है वहां से टीपीए को रिमूव कर सकते हैं। यस और नो? साथ ही साथ जब आप टीपीए का सेक्शन 1 पढ़ते हो वहां पे एक और बात बोली गई है कि टीपीए ऐसी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं होगा जहां पे रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी सेक्शन 1 क्लॉज 2 प्रोवाइजो की पावर को यूज करते हुए एक डिस्ट्रिक्ट से रजिस्ट्रेशन एक्ट के एप्लीकेशन को एक्सक्लूड किया है तो उस डिस्ट्रिक्ट में फिर टीपीए भी अप्लाई नहीं होगा। सो सेक्शन 1 क्लॉज 2 प्रोवाइजो ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट हैज टू बी गिवन अ कंबाइंड रीडिंग विथ सेक्शन 1 प्रोवाइजो ऑफ टीपीए। इसीलिए मैंने बोला था सिर्फ ये एक रिलेशनशिप है टीपीए और रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो यहां पे हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट इज एग्जॉस्टिव। अगर बात की जाए प्रोवाइजो की तो सिर्फ यहां पे बोला गया है रजिस्ट्रेशन एक्ट का जो अगर हम स्कोप की बात करें कि किस पे अप्लाई होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, सब पे अप्लाई होगा। बट स्टेट गवर्नमेंट को पावर भी दी गई है, वो अपनी इस पावर को यूज करके अपने डिस्ट्रिक्ट पे से या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के उस स्टेट के किसी भी पोर्शन पे से रजिस्ट्रेशन एक्ट के एप्लीकेशन को एक्सक्लूड कर सकते हैं। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी ये प्रोवाइजो वाली पावर को यूज कर लिया तो फिर उस स्टेट पे, उस डिस्ट्रिक्ट पे या उस पोर्शन पे टीपीए के रूल्स भी अप्लाई नहीं होंगे। इसीलिए टीपीए में वर्ड कंसोलिडेट नहीं यूज हुआ है क्योंकि टीपीए को हमेशा रजिस्ट्रेशन एक्ट के साथ पढ़ना होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट को हम टीपीए के साथ नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि टीपीए रजिस्ट्रेशन एक्ट से कंट्रोल हो रहा है ना, कि अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो टीपीए भी अप्लाई नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन एक्ट अप्लाई होगा तो टीपीए अप्लाई होगा। तो कौन किस पे डिपेंडेंट है? टीपीए रजिस्ट्रेशन एक्ट पे डिपेंडेंट है। क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट टीपीए पे डिपेंडेंट है? नहीं। क्या यहां पे टीपीए की कोई बात की गई है? नहीं। लेकिन टीपीए वाले प्रोविजन में क्या रजिस्ट्रेशन एक्ट की बात की गई है? यस। टीपीए इज रेड विथ रजिस्ट्रेशन एक्ट बट रजिस्ट्रेशन एक्ट is not read with TPA. It can be read in isolation. It is not dependent. समझ आ रहा है? So the scope is it extends to all, but exclusion भी किया जा सकता है। समझ आ रहा है? इसके बाद देखो
मैंने आपको बोला था मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहली डेफिनेशन पे आते हैं, जो कि अगेन आप पूरे रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ोगे। वो डेफिनेशन आपको ऑलमोस्ट हर सेक्शन में वो वर्ड देखने को मिलेगा, एंड दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट। इसको छोड़ो, क्या होता है डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज अ डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज अ जिला, क्या होता है अ पार्ट ऑफ अ स्टेट। ओके, क्या डिस्ट्रिक्ट की कोई एक परमानेंट डेफिनेशन हो सकती है? इसीलिए मैंने पूछा क्या होता है। क्या आप इस वर्ड डिस्ट्रिक्ट को एक परमानेंट डेफिनेशन दे सकते हो? दे सकते हैं क्या? क्योंकि अगर आप बोलोगे हां दे सकते हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट को यहां पे डिफाइन किया है। साथ ही साथ चलो, अगर ये डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन परमानेंट डेफिनेशन होती, तो फिर कोर्ट फीस एक्ट आप पढ़ते हो, वहां भी डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया जाता है। रेवेन्यू लॉज आप पढ़ते हो, हर स्टेट के अपने रेवेन्यू कोड्स होते हैं। द यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट, हर किसी का अपना लैंड रेवेन्यू एक्ट कोड होता है। जितने भी लैंड रेवेन्यू एक्ट, आप जो लैंड रेवेन्यू एक्ट उठा के देख लो, वहां पे डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया होता है अपने सेंस में। यहां डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया है अपने सेंस में। कोर्ट फीस एक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट को डिफाइन किया जाता है, बट अपने सेंस में। और ये सब तो छोड़ो, जब आप बीएनएसएस पढ़ते हो, सीआरपीसी पढ़ते हो, वहां पे भी तो क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं? जिनके हेड हम बनाते हैं मैजिस्ट्रेट्स, फिर उनकी हायरार्की पढ़ते हैं। सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सेशन डिवीजन में सेशंस जज, देन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट्स, मैजिस्ट्रेट्स की हायरार्की होती है, एटसेट्रा। होता है या नहीं होता है? वहां पे भी है। तो क्या ये वर्ड डिस्ट्रिक्ट, इसको एक मीनिंग, एक डेफिनेशन दिया जा सकता है? नो। डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन देखो, यहां पे भी क्या बोली गई है, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली मीन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है, वो इस एक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट है, हर एक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट नहीं है। इसीलिए रेवेन्यू लॉज में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स अलग बनती हैं, कोर्ट फीस एक्ट में सिविल डिस्ट्रिक्ट्स अलग बनती हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट में फॉर डिसाइडिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार जो डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होती हैं, वो अलग होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्रिमिनल लॉ में जजेस और मैजिस्ट्रेट्स की हायरार्की, ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन करने के लिए जो क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, वो अलग होती हैं। डिस्ट्रिक्ट का एक मीनिंग किसी भी एक लॉ के अकॉर्डिंग परमानेंट मीनिंग नहीं हो सकता है। इसीलिए जब डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, तो मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जो इस लॉ में बनाई गई है, एंड सेक्शन 2 क्लॉज 3 इज ऑलवेज रेड विद सेक्शन 5। सेक्शन 5 पे आओ, क्योंकि अभी क्या बोला गया, डिस्ट्रिक्ट का मतलब है वो डिस्ट्रिक्ट जो इस लॉ में बनाई गई है। कहां बनाई गई है? सेक्शन 5 में बनाई गई है। देखो, सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट बनाने की पावर फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्लियरली बोला है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ इस एक्ट के रजिस्ट्रेशन का ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड करने के लिए बनाई जा रही है, वो और किसी लॉ में अप्लाई नहीं होगी। इसीलिए कोर्ट फीस एक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाती हैं, क्रिमिनल लॉ में अपनी डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाती है, रेवेन्यू लॉज में अपनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाई जाती हैं। इसीलिए फर्स्ट ही लाइन है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, दिस मीनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज जस्ट लिमिटेड टू दिस एक्ट। कौन बनाएगा डिस्ट्रिक्ट? स्टेट गवर्नमेंट शैल form the districts. Districts will be formed by the state government and sub districts भी state government बनाएगी। Sub district means district के अंडर जो further subdivision होता है, उसको बोला जाता है sub districts. All right, and shall prescribe, इसको बीच में skip करेंगे, shall prescribe the limits of such district and sub district। मतलब state government पहले तो
डिफाइन करेंगे कि कितनी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी, उसके बाद उन डिस्ट्रिक्ट्स को प्रिस्क्राइब, उनकी लिमिट्स, उनकी ज्योग्राफिकल लिमिट्स को डिफाइन करने का काम, प्रिस्क्राइब करने का काम भी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का। शैल मैंडेटरी ड्यूटी, बीच में हमने स्किप किया एंड मे ऑल्टर, किसके साथ पढ़ेंगे? मे ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब डिस्ट्रिक्ट बनाना उनकी मैंडेटरी ड्यूटी है, लेकिन जब कभी डिस्ट्रिक्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट्स की ज्योग्राफिकल लिमिट्स में ऑल्ट्रेशन की जरूरत है, हम कई बार पढ़ते हैं जब आप स्टेट स्पेसिफिक जीके जीएस पढ़ते हो कि इस स्टेट में एक नई डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, होता है। तो अगर कोई नई डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स की लिमिट्स को ऑल्टर करने की जरूरत है, देन दैट इज ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बट वो मे वाली ड्यूटी है, क्योंकि हर बार ऑल्ट्रेशन करना हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन प्रिस्क्राइब करना, लिमिट्स को डिफाइन करना, ये मैंडेटरी ड्यूटी है, क्योंकि एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तभी तो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट होंगे। समझ आ रहा है? सो द डिस्ट्रिक्ट्स आर मेड हियर। द डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट्स formed under this section together with the limits, and every alternation means alteration, modification shall be notified in the official gazette. ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई किया जाएगा। एवरी सच ऑल्ट्रेशन, ऑल्टरनेशन का मतलब है ऑल्ट्रेशन, शैल टेक इफेक्ट ऑन सच डे आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन एज इज मेंशन्ड देयरिन। जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है उस दिन से वो ऑल्टर्ड डिस्ट्रिक्ट या ऑल्टर्ड लिमिट्स इफेक्टिव होंगी। तो डिस्ट्रिक्ट जो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 2 के अंदर, इट इज ऑलवेज रेड विद सेक्शन 5, क्योंकि वहां पे बोला है डिस्ट्रिक्ट का मतलब है द डिस्ट्रिक्ट विच इज मेड और फॉर्म्ड अंडर दिस एक्ट। तो कहां फॉर्म हुई है? सेक्शन 5 में फॉर्म हुई है। किसने फॉर्म किया है? स्टेट गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट।